जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी का। ये जो है आपका खंड ख का अध्याय नंबर 2 है, जिसके सभी एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, उन सभी को समझने वाले। चैप्टर नंबर 2 का नाम की आप लोग देख सकते हैं, बाढ़ और सूखा, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। ये खंड ख में है, जिसका चैप्टर है बाढ़ एवं सूखा, इसका नाम है। तो इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद यानी कि जो कचरा होता है वो उसका जमा हो जाना, वर्षा की अधिकता, अगर ज्यादा बारिश हो रही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपका खंड ये ख है, यानी कि नदी की तली में ज्यादा अगर कचरे जमा हो जाएँगे तो पानी बाहर फैलेगा। मतलब कि आप लोग ये नदी देख रहे हो, अभी इतना है, यहाँ से इसी में पानी चल रहा है, लेकिन बाहर जगह-जगह से नदी मिट्टी को काट के, कचरों को काट के इसके बीच में जमा कर देती है। अब अगर नदी ज़्यादा गहरा नहीं होगा तो नदी में पानी तो आएगा। पानी वहाँ पर जमा करने के लिए, नदी गहरा नहीं है तो वो पानी कहाँ जाएगा? बाहर फैलेगा, तो उसी वजह से बाढ़ आएगा। समझे? तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे हम यहाँ पे, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है? मतलब कि कौन सा बिहार का क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ आता है? तो यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या फिर उत्तरी बिहार। तो इसका जो सही आंसर है आपका, उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा बारिश आता है। अगला सवाल हम देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये तो काफी सिंपल है, बिहार का शोक आपकी कोसी नदी को कहा जाता है। हर एक को याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो मतलब कि आपको और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर हर एक चैप्टर का फुल डिटेल वीडियो भी मिलेगा। उनका एनसीईआरटी जो अभ्यास प्रश्न है उनका, वो किस तरीके आंसर लिखना है, याद रखना है, वो भी पता चलेगा। और एग्जाम टाइम से पहले आप लोगों को तैयारी पूरा कराने की जिम्मेदारी हमारी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल देखेंगे हम, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, मतलब कि ये प्रकृति के द्वारा ही आता है, कोई इंसान इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। ऑप्शन क सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, सूखा किस प्रकार का आपदा है? वही प्रकार, सूखा के लिए, सूखा कोई इंसान ला सकता है या फिर हटा सकता है? नहीं कर सकता है। तो क्या ये प्राकृतिक आपदा है आपका? ठीक है, तो ऑप्शन क जो है सही है। अगला सवाल देखिए, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे-धीरे, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब आप लोगों को तो ये पता ही होगा, सूखा क्या अचानक आता है? नहीं आता है। सूचना देकर के आता है? नहीं आता है। कब आता है? धीरे-धीरे आता है। धीरे-धीरे आता है। क्या ऑप्शन ग इज़ द राइट आंसर? अगले सवाल पे हम बढ़ेंगे, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, या फिर ज्वालामुखी? तो भूकंप से क्या लेना है सूखा का? बाढ़ आया तो फिर तो बहुत ज़्यादा पानी हो गया। ज्वालामुखी क्रिया, इस ये भी कहाँ से जिम्मेदार हो गया? तो इसका जो सही आंसर है क, यानी कि सही आंसर है, वर्षा की कमी की वजह से सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला सवाल देखेंगे हम, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देंगे तो ये तो फिर बहुत ज्यादा पानी हो गया। नदियों को अगर जोड़ देंगे हम लोग, अगर देखिए नदी, यहाँ से एक नदी बह रही है, यहाँ से एक नदी बह रही है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये उन दोनों नदियों को जोड़ करके अब एक नदी बहाते हैं। इन दोनों नदियों का पानी एक जगह आएगा, फिर यहाँ से आपका ज़्यादा पानी होगा, बाढ़ आ जाएगा। ये भी तो उपाय नहीं है। तो इसका उपाय क्या है? घ, यानी कि जल, बरस बारिश का जो पानी है उसको तालाब बना करके संग्रह करना, मतलब कि बचाना, ताकि सूखा की स्थिति ना आए। अगला सवाल हम देखेंगे, अब आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि इन ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आपको 30 शब्दों में देना है, और इसके लिए आपको एग्जाम में 2 नंबर मिलेंगे। वो काफी सिंपल, आसान होते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। देखिए इसका उत्तर काफी सिंपल है। देखिए, जब किसी नदी में अत्यधिक वर्षा होती है, किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, बांधों से अचानक पानी छोड़ दिया जाता है, या फिर नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, या तटबंध टूट जाते हैं, तब निचले इलाकों में पानी भरकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, बाढ़ का मतलब क्या हो गया?
जब नदी का पानी नदी से बाहर निकल कर के आसपास के इलाकों में आ जाएगा, तो उसी को बाढ़ कहेंगे। अब नदी का पानी बाहर कब आएगा? जब बहुत ज़्यादा बारिश हो क्षेत्र किसी इलाके में, अगर इस इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हो, नदी भर गया, तो बाकी इलाकों में पानी चलेगा। ये पहला कारण हो गया, मतलब कि या किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होना। अब दूसरा, अगर आगे कहीं पर बाँध बना हुआ था, वो अगर टूट गया, तो टूट जाने से पूरा पानी एक साथ अचानक आएगा, तो इस वजह से भी बाढ़ आ सकता है। बाँधों के अचानक पानी छोड़ना या फिर टूटना। उसके बाद आपका नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाना या फिर तटबंध के टूट जाने से। ये सभी कारण आपके दिमाग में जो भी कारण आते हैं, वो आप लोग लिख दीजिए। आपका आंसर सही होगा, कोई भी गलत नहीं बता सकता है आपको। इस बात की गारंटी है, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। अगला सवाल देखेंगे हम, बाढ़ से होने वाली हानियों पर चर्चा करिए। यानी कि बाढ़ आएगी, उससे कौन-कौन से हानियाँ होंगी लोगों को, आपको उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, बिहार में तो यही आप लोगों को पता ही होगा कि बाढ़ आने से कैसे आप लोगों को नुकसान होता है। तो बस वही चीज़ आप लोग लिख दीजिए। देखिए, बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती है, मकान और सड़कों को नुकसान पहुँचता है, पशु और मानव जीवन को हानि होती है, पीने के पानी की कमी हो जाती है, बीमारियों का प्रकोप आता है, गंदे पानी आपके घरों के आस-पास आएँगे, भर जाएँगे, आपके चलने-फिरने का जगह नहीं है, आप गंदे पानी में चलेंगे, तो सब बीमारियाँ तो फैलेंगी। यातायात व संचार की व्यवस्था भी बाधित होती है, आपको कहीं जाना है, आपके जो सड़क है वो डूबा हुआ, आपका घर डूबा हुआ, आप कैसे जाएँगे? तो ये तो होता ही है। तो ये सभी परेशानियाँ कॉमन हैं, आप लोग खुद से भी ये इनको लिख सकते हैं। इसको आपको बहुत ज़्यादा रट्टा मार कर के याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस 1-2 बार लिख लो और 1-2 बार पढ़ लो, और 1 हफ्ते के बाद इसको फिर से एक बार आप जो नोट्स बनाएँगे, उससे एक बार प्रैक्टिस कर लेना या फिर दोबारा पढ़ लेना। आपको आसानी से याद हो जाएगी या फिर आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। बस वही चीज़ करना है आपको। अगला सवाल देखिए, बाढ़ और से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां लिखिए। सॉरी, आंसर काफी सिंपल है। बाढ़ से की चेतावनी मिलने पर ऊंचे स्थान पर जाए। देखिए, बाढ़ अभी तकनीक है, तो तकनीक के सहायता से किसी भी जगह में बाढ़ आने वाली है अगर, या फिर बहुत ज्यादा वर्षा होने वाली है, तो पता पहले से चल जाती है, मतलब अनुमान लगा लिया जाता है। तो अगर आपको ये खबर पहले से सरकार द्वारा या फिर ज़िम्मेदार लोगों के द्वारा मिल जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर निचले इलाके में जो जिन जगहों में बाढ़ की पानी चढ़ने की सबसे ज़्यादा संभावना, वहाँ से आपको ऊपर ऐसी जगह पर पहुँचना है जहाँ पर पानी आसानी से नहीं चलेगा। बस वही करना है। सुरक्षित पेयजल और सूखा भोजन साथ में रखना है। मतलब कि सही सुरक्षित पीने का पानी और सूखा भोजन आपको साथ में रखना है। विद्युत उपकरणों से दूर रहना है और नाव या फिर राफ्ट का प्रयोग करना है। सरकारी निर्देशों को पालन करना आवश्यक है। बस यही करना है आपको। अगला सवाल, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताइए। अब बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए उपाय क्या है? सबसे पहले इसको देखिए, बाढ़ से बचाव के लिए मजबूत तटबंध और बांध बनाए जाने चाहिए, और वर्षा जल का उचित निकास होना चाहिए, नदियों का सफाई की जानी चाहिए तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वृक्षारोपण और जल ग्रहण क्षेत्र का संरक्षण ज़रूरी है। तो बस वही चीज़ है, मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि अधिक अगर किसी क्षेत्र में वर्षा हो रही है, तो वहाँ पर आप पेड़-पौधे लगाइए, वृक्षारोपण मतलब पेड़-पौधे लगाइए, और जल ग्रहण क्षेत्र का संरक्षण ज़रूरी है। मतलब कि जहाँ पर तालाब है, जहाँ पर पानी लग कर के रहता है, उन क्षेत्रों को आप बचा कर के रखिए। अगला सवाल हम देखेंगे, सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। मतलब कि सूखा का स्थिति कैसा होता है? देखिए, जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है, भूजल व सतही जल स्रोत सूख जाते हैं, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं और पीने के पानी की कमी हो जाती है, उसे सूखा कहा जाता है। सिंपल है। अगला सवाल देखिए, सूखे के लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन करें। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं? सूखे के लिए जिम्मेदार कारक निम्नलिखित है। वर्षा की कमी अगर होगा तो सुखाएगा, जल का अत्यधिक दोहन मतलब पानी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे फालतू कामों में, बेकार के लिए, तो उससे भी आपको सूखा आएगा। वनों की कटाई की जाएगी तो भी सूखा आएगा, और
जल संसाधनों का दुरुपयोग व जलवायु परिवर्तन की वजह से भी सूखा आएगा और ये सभी कारण मिलकर के जल की गंभीर कमी का उत्पन्न करता है। इसीलिए हमें इन कारणों पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगला सवाल देखेंगे हम, सूखा से बचने के तरीकों का उल्लेख करिए, मतलब कि सूखा से बचने के कौन-कौन से उपाय हैं? देखिए, सूखा से बचने के लिए वर्षा जल संग्रहण, मतलब कि बारिश का जो पानी है, उसको तालाबों के रूप में बचाना। उसके बाद जल का पुनः उपयोग करना, जो पानी आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया, उसको बर्बाद ना होने दें, उसको दोबारा किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पर के बारे में सोचिए। सूखा रोधी फसलों की खेती करें, मतलब कि जिन फसलों की खेती करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, उनका खेती करें। भूजल का संरक्षण करें, जो नीचे में ज़मीन के नीचे जो पानी है, उसका आप संरक्षण करें, उसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें फालतू के कामों में। वृक्षारोपण और सिंचाई की आधुनिक तरीकों का उपयोग करना। देखिए, पेड़-पौधे लगाइए और सिंचाई के जो आधुनिक तरीके हैं, उनका उपयोग पेड़ पौ सिंचाई करने के जो आधुनिक तरीके हैं, वो बूंद-बूंद सिंचाई है। मतलब कि आपके पौधे के पास बूंद-बूंद में पानी गिरता रहेगा पाइपलाइन के थ्रू। ये सभी क्या है, आपका सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं, जिससे कि पानी बचाया जा सकता है। अगला सवाल देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया यहाँ पर, अब मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिनका आपको 100 से 120 शब्दों में लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर का मिलेगा एग्जाम में। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। मतलब कि बिहार में बाढ़ की स्थिति कैसी है, उसके बारे में वर्णन करने के लिए कहा गया है। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जहां बाढ़ एक गंभीर प्राकृतिक आपदा के रूप में बार बार आती है, हर साल आती है। विशेषकर उत्तर बिहार का क्षेत्र, जो गंगा और इसके सहायक नदियों कोसी, गंडक और बागमती आदि के किनारे स्थित है, बाढ़ से अधिक प्रभावित होती है। नेपाल से आने वाली नदियों में अत्यधिक वर्षा होने पर पानी का तेजी बहाव बिहार में प्रवेश करता है और निचले इलाकों में पानी भर जाता है। इसके कारण खेती में खड़ी फसलें नष्ट हो जाती है, मकान ढह जाते हैं, सड़क और रेल संपर्क टूट जाता है तथा जन-धन की भारी हानि होती है। हर साल लाखों लोग विस्थापित होते हैं और राहत शिविरों से शरण लेते हैं। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझ चुके होंगे। अगला सवाल देखिए, बाढ़ के कारण और इसकी सुरक्षा संबंधी उपायों का विस्तृत वर्णन करने के लिए कहा गया है कि बाढ़ आता है उसका क्या कारण है और उससे बचने के क्या उपाय है, उसके बारे में। देखिए, बाढ़ के कारण इसकी सुरक्षा संबंधी उपाय निम्नलिखित है। सबसे पहले देखेंगे बाढ़ का कारण क्या है। देखिए, अत्यधिक और लगातार अगर बारिश हो तो बाढ़ आ जाएगा। नदियों में जल अचानक बढ़ना या फिर तटबंध टूटेगा तो भी बाढ़ आ जाएगा। बांधों से पानी अचानक छोड़ दिया जाएगा तो भी बाढ़ आएगा। नदियों में गाद यानी कि गंदगी या फिर कचरा जमा होना, जल की निकासी की कमी की वजह से पानी ओवरफ्लो होगा, बाढ़ आ जाएगा। और वनों की कटाई और जल संग्रहण क्षेत्रों का क्षरण करना, मतलब कि पेड़ पौधों की कटाई कर ली गई और जिन जगहों में तालाब या फिर ये थे, उन क्षेत्रों का क्षरण कर लिया गया या फिर उनमें कुछ दूसरी चीज बनाई गई, तालाब बंद कर दिए गए, तो पानी अब वहां रुकते नहीं है, तो बाढ़ आ सकते हैं। और उसके बाद हम अभी देखते हैं कि बाढ़ से संबंधित जो उपाय हैं, बाढ़ से बचने की सुरक्षा के उपाय, उसको देखिए। देखिए, बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाना, मतलब कि बाढ़ आएगा उससे पहले आपको चेतावनी जो मिल जाए उसको मजबूत करिए। और मजबूत तटबंध, बांध और जल निकासी व्यवस्था बनाइए, मतलब कि बढ़िया से बांध बनाइए और जल को किस तरीके से निकाला जाए उस पर विचार कीजिए, उसकी व्यवस्था कीजिए। वर्षा जल प्रबंध और नदियों की समय समय पर सफाई होनी चाहिए। देखिए, बारिश का जो जल है उसका प्रबंध होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। और नदियों का समय समय पर सफाई होना चाहिए, ताकि उनके तली में जो कचरा जमा हो जाता है उसको हटा दिया जाए, ताकि नदी गहरा हो, उसमें ज्यादा पानी स्टोर हो सके। वही बात है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऊंचे प्लेटफॉर्म या फिर आश्रय स्थल बनाइए, जिससे कि लोगों बाढ़ की स्थिति आने पर वहां पर जाके रह पाए। लोगों को बाढ़ के समय सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए बचाव दल तैयारी करे या फिर तैयार रहे। बस आप लोग इतना लिख दीजिएगा, पूरा नंबर मिलेगा। अगला सवाल देखिए, सूखे के कारण एवं इनके बचाव के तरीके का विस्तृत वर्णन करिए।
आंसर देखिए, सूखे के कारण और इनके बचाव के तरीके निम्न प्रकार है। सूखे के कारण कौन-कौन से देखिए, वर्षा की कमी और अत्यधिक अनियमित वर्षा, या तो बारिश कम होता है या फिर जब तक बारिश होता है जिसकी वजह से भी आपका सूखा आएगा। भूजल का अत्यधिक दोहन मतलब कि ज़मीन के नीचे जो पानी है उसका हद से ज़्यादा अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो उसकी वजह से सूखा आएगा। जल संसाधनों का दुरुपयोग, जो भी पानी के संसाधन है उनका गलत तरीके से उपयोग किया जाएगा तो भी सूखा आएगा। वनों की कटाई और भूमि का क्षरण यानी कि पेड़-पौधों की कटाई कर लिया गया, भूमि का क्षरण कर लिया गया, तो सूखा आएगा। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान, देखिए जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है जिसकी वजह से सूखा आएगा। वैश्विक तापमान कितनी है ये भी एक कारण होती है। अगला इसका उपाय देखेंगे, इससे बचा कैसे जा सकता है? तो देखिए इसके बचाव के कुछ तरीके हैं। वर्षा जल संग्रहण और भूजल रिचार्ज, मतलब कि बारिश का जो पानी है उसको संग्रह किया जाए तालाबों के रूप में और नीचे जो जमीन के नीचे जो पानी होती है उसको दोबारा फिर से फिल किया जाए, यानी कि पानी को फिर से वहां तक पहुंचाया जाए। सूखा रोधी फसलों की खेती और आधुनिक सिंचाई पद्धतियां, मतलब कि सूखा ऐसे फसल जिनके लिए हमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है खेती करने के लिए, उनकी खेती किया जाना चाहिए और सिंचाई के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि खेतों में कम से कम पानी का दुरुपयोग हो। वृक्षारोपण और वन संरक्षण, मतलब कि पेड़-पौधे लगाइए और जो भी जंगल है उनका संरक्षण करिए, उसको बचाइए ताकि जो बात ये जलवायु परिवर्तन है वो नियमित रहे और बारिश अनियमित तरीके से ना हो, मतलब कि अभी हुआ बारिश का बिन मौसम में बारिश हो रहा है, बारिश के मौसम में बारिश नहीं, तो भी एक सूखा का कारण बनेगा। पानी का पुनः उपयोग और संरक्षण, मतलब कि पानी को दोबारा किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। पानी को कैसे बचाया जा सकता है, संरक्षण मतलब क्या बचाना, कैसे बचाया जाए उसका ये ध्यान देना चाहिए। जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंध और जागरूकता अभियान, मतलब कि जो भी पानी के संसाधन है उनका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंध मैनेजमेंट होना चाहिए और लोगों को इसके प्रति, इसकी जल बचाइए इसके प्रति जागरूक करना जरूरी है। आई होप कि आप लोग ये सभी के सभी क्वेश्चन समझ चुके होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।